नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में। तो देखते हैं कि इसकी माता का नाम यशोमती रहता है, इसके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन रहता है। राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात इसे थानेश्वर का राजा बनाया गया और जब इसे राजा बनाया जाता है तो उस टाइम 606 ईस्वी के लगभग बनाया जाता है इसे राजा। और हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज शिफ्ट कर दी। ये तो सभी जानते हैं कि थानेश्वर से अपनी राजधानी कन्नौज शिफ्ट कर दी, लेकिन क्यों किया इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो बता दें कि ये रहा थानेश्वर और ये रहा कन्नौज। और उस टाइम कन्नौज का जो शासक था उससे पहले गृहवर्मन था और उसकी मृत्यु हो जाता है। कौन मारता है उसे? देवगुप्त, मालवा का शासक। तो आपको इन लोग के मारकाट के बारे में तो बता ही दिए हैं। तो इसके बाद इन पूरे साम्राज्य पर किसका शासन रहता है? हर्षवर्धन का। तो चूँकि देखें तो राजनीतिक दृष्टि से भी यहाँ से शासन करता, तो प्रशासनिक हो रहा कोई भी दृष्टि से देख लीजिए तो यहाँ से ज़्यादा बेटर होगा शासन करना, जो कि काफ़ी किनारे राजधानी थी इसकी। और इसका राज्य जो शासन काल था पूरा इतने सभी साम्राज्य पे था। इधर वल्लभी से लोग, इधर गुजरात में वल्लभी लोग थे, यहाँ भी शासन वगैरह करता है। मतलब ध्रुवसेन रहता है, उसको भी जीत लेता है। अब उसको युद्ध नीति के बारे में पढ़ेंगे हम लोग तो जानेंगे। तो इसलिए वो अपनी राजधानी कन्नौज शिफ्ट कर लेता है। और सबसे खास बात ये रहता है कि वो कन्नौज तो शिफ्ट कर लेता है, लेकिन कभी खुद पूरी तरह से शासक बन करके शासन नहीं करता है, बल्कि अपनी बहन को शासिका बनाता है और उसका संरक्षक बन करके शासन करता है। ठीक है। और देखते हैं कि जब ये शशांक से युद्ध करने जा रहा था तो कामरूप कहाँ है? कामरूप वर्तमान में आसाम कह सकते हैं ना, आसाम का पुराना नाम कामरूप है। कामरूप का शासक रहता है भास्कर वर्मन। वो अपना एक हंसबेग नामक दूत भेजता है मित्रता का प्रस्ताव लेकर। ठीक है। हर्ष उसे स्वीकार कर लेता है। और आपको बता दें, हर्षवर्धन की सेना की बड़ी और शक्तिशाली, इतनी बड़ी और शक्तिशाली थी कि सभी राजा जो थे, छोटे मोटे राजा, अपने घुटने इसके सामने टेक दे रहे थे। और लेकिन भास्कर वर्मन ये काम नहीं किया था। इसका मतलब मित्रता का प्रस्ताव रखने का मेन मुद्दा था कि जो शशांक है ये हर्षवर्धन के साथ साथ भास्कर वर्मन का भी शत्रु था, इसलिए दोनों मिलकर मारने का इसको सोच रहे थे। ठीक है। इसलिए ये मित्रता का प्रस्ताव रखता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं युद्ध नीति के बारे में, किसके? हर्षवर्धन की। तो बता दें कि हर्षवर्धन जो है उत्तर में कश्मीर को अपने राज्य में नहीं मिला पाता है, अशोक के अलावा नहीं मिला पाता कोई शासक। ठीक है, कश्मीर को अपने राज्य में। अब आपको हम बता दें कि दक्षिण भारत, अब इसके बाद ये इधर नहीं मिला पाते हैं महाराज, अब इधर आते हैं, सोचते हैं दक्षिण भारत में चला जाए, अब इधर राज्य का विस्तार किया जाए। इधर युद्ध कर करके काफ़ी सोचने इसका मन बढ़ गया था, तो अब इधर आता है। तो अब इधर आने के लिए हर्षवर्धन को क्या करना होगा कि विंध्याचल की जो पर्वत होती है, विंध्य श्रेणियाँ, यानी विंध्याचल का पर्वत, उसको पार करना होगा। फिर उसके बाद आती है नर्मदा नदी। उसको नर्मदा नदी को पार करेगा। उसके बाद आएगा सतपुड़ा पर्वत। अब इसको पार करने के बाद आएगा चालुक्य लोग, इधर थे उस टाइम शासन कर रहे थे। और चालुक्य का वो जो शासक था उस टाइम वो था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, ये भी बहुत ही योग्य शासक था। अब बता दें हम आपको कि दक्षिण भारत में हर्षवर्धन दक्षिण भारत में चालुक्य पर आक्रमण करता है, परंतु हर्षवर्धन की हार हुई। और कहाँ हार होती है इसकी? नर्मदा नदी के तट पर। पुलकेशिन काफ़ी चालाक होता है। ये जब इससे पता चलता है कि हर्षवर्धन उत्तर भारत का एक योग्य शासक हर्षवर्धन जो है वो आक्रमण कर रहा है, तो ये जान जाता है कि लोग विंध्य पर्वत को, उसके बाद नर्मदा नदी को पार करके आ रहे हैं, सैनिक काफ़ी थके हुए हैं। ये तुरंत आक्रमण करने का फैसला लेता है, नहीं तो चूक हो जाता है तो ये लोग उसको जीत के चले जाते हैं, पराजित करके, मतलब इस राज्य को जीत लेते हैं। इसलिए तनिक भी लेट नहीं करता है, तुरंत आक्रमण करते हैं और हर्षवर्धन को पराजित कर देता है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय। अब हो गया। अब तीसरा देखते हैं हर्ष और कामरूप। आपको हम बताए थे कामरूप का शासक कौन था? भास्कर वर्मन, मित्र है पहले से ही। उसके बाद देखते हैं हर्ष और दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में कुंतल, चोल और कोच्चि जैसे राज्यों को ये जीतता है। और ऐसा मान हम लोग इसको तभी कह सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय इसको रोक देता है। उसके बाद क्या होता है कि ऐसा कहते हैं इसकी मृत्यु के बाद कुंतल प्रदेश के जो राजा रहे होंगे, चोल कोच्चि के राजा, ये लोग क्या किए होंगे कि अपने आप को सरेंडर कर दिए होंगे हर्षवर्धन के सामने। ठीक है, उससे पहले चालुक्य जो वंश में पुलकेशिन था उस टाइम तो ये घटना हुआ ही नहीं होगा। अब उसके बाद देखते हैं पांचवा है बल्लभी का युद्ध। बल्लभी किधर है? यहाँ पड़ता है गुजरात में ना, वर्तमान में जो गुजरात है वहाँ पे बल्लभी स्थित था। उस टाइम जो उसका वहाँ का शासक था उसका नाम था ध्रुवसेन, जो कि पराजित हो जाता है हर्षवर्धन से। ये तो हो गई इसकी युद्ध नीति।
ठीक है। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि इसके साहित्य के बारे में, हर्षवर्धन के साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका जो दरबारी कवि रहता है उसका नाम रहता है बाणभट्ट। क्या नाम रहता है? बाणभट्ट। बाणभट्ट की 2 रचनाएं होती हैं, हर्षचरित, कादम्बरी। अब हर्षचरित कोई कोई हर्षवर्धन टिक लगा देता है तो ये गलत हो जाएगा। हर्षचरित किसने लिखा है? बाणभट्ट। और बता दें इसकी कुछ विशेषताएं हैं, अभी बताते हैं इसमें क्या क्या है। तो बताएं कि ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का प्रथम सफल प्रयास है। काव्य अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है उस टाइम की। अब देखते थे हर्षचरित में कुल 8 अध्याय थे, ठीक है, जिसमें से कि 3 अध्याय आत्मकथा था, वही बाणभट्ट अपना आत्मकथा लिखते हैं 3 अध्याय में। उसके बाद 5 अध्याय में हर्षवर्धन के जीवन चरित्र का वर्णन करता है। अब हम आपको बता दें कि हर्ष के जीवन चरित्र के वर्णन में वो उसके प्रारंभिक जीवन, राज्यारोहण, सैनिक अभियान और राजनीतिक एवं सांस्कृतिक वर्णन के बारे में लिखता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कादम्बरी के बारे में। जो इसकी कादम्बरी रचना रहती है, इसमें जो कादम्बरी होती है वो संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है और इसमें हर्ष के सामाजिक एवं धार्मिक चीज़ों का वर्णन होता है। अब इधर आपको देखना है कि हर्षचरित में राजनीतिक एवं सांस्कृतिक चीज़ों का वर्णन होता है और कादम्बरी में धार्मिक स्थिति का और सामाजिक स्थिति का वर्णन किया जाता है। अब देखते हैं कि हर्षवर्धन हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों को मानता था, ठीक है, यानी दोनों धर्मों के प्रति इसका झुकाव था। हर्षवर्धन जो था खुद एक बहुत बड़ा साहित्यकार होता है और वो भी रचनाएं लिखता है, उसकी भी रचनाएं हैं, जिसमें पहला है प्रियदर्शिका, दूसरा रत्नावली, तीसरा है नागानंद। और ये खास बात है कि इसके दरबार में मयूर नामक विद्वान था जिसने कुष्ठ रोग को ठीक करने के लिए सूर्य की उपासना की थी और यह भी लिखता है, यह भी रचना करता है, जिसको मयूर शतक या सूर्य शतक के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वेनसांग को, जो कि 629 से लेकर 664 ईस्वी तक रहता है भारत में। लगभग यह भारत आया और लगभग कितने साल रहा? 15 साल तक भारत में रहा, ठीक है। और जो इसका यात्रा विवरण है उसको किस नाम से जानते हैं? तो CU की के नाम से वेनसांग के यात्रा विवरण को जानते हैं। और जो वेनसांग था ये महायान शाखा का बौद्ध भिक्षु था और इसको नीति का पंडित या नीति का पंडित या नहीं और है नीति का पंडित के नाम से जाना जाता था और यात्रियों को राजकुमार के नाम से भी इसे जाना जाता था। किसको? वेनसांग को। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इसके समय में ब्राह्मण ने हर्षवर्धन का विरोध कर दिए थे। जो ब्राह्मण थे उन्होंने वेनसांग के समय में, जब वेनसांग आया था हर्षवर्धन के काल में, तो ब्राह्मणों ने हर्षवर्धन का विरोध कर दिया था। अब क्यों किया थोड़ा सा बाद में बताते हैं, पहले इसको देख लीजिए कि यह हर्ष को वैश्य जाति का बताता है। कुछ टिप्पणियाँ लिखता है, विवरण लिखता है, तो उसमें बताता है कि जो हर्ष है वो वैश्य जाति का था और इसने हर्ष को एक उपाधि दी थी शिलादित्य की। इसको आप लोग याद रखिएगा, शिलादित्य की उपाधि हर्ष को किसने दिया था? वेनसांग ने। उसने शूद्रों को कृषक कहा है और उस समय नालंदा का जब वेनसांग आता है उस समय नालंदा का जो प्रचार होता है वो शिलभद्र थे, ठीक है। और बता दें कि हर्षवर्धन इलाहाबाद में हर 5 साल पे एक समारोह कराता था। उस समारोह के आयोजन को महामोक्ष परिषद के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और इसमें क्या होता था कि इसकी अध्यक्षता, महामोक्ष परिषद की अध्यक्षता ब्राह्मण लोग करते थे और इसमें धर्म और मोक्ष की बातों पर चर्चा होती थी। और जो हर्षवर्धन था इसमें दान वगैरह भी देता था। लेकिन आपको बता दें कि प्रयागराज के जो प्रयाग में जो छठे समारोह का अध्यक्षता था वो वेनसांग करता है और इस बात से जो ब्राह्मण होते हैं काफ़ी नाराज हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए वो विद्रोह कर देते हैं हर्षवर्धन का। लेकिन विद्रोह करके क्या कर लेंगे? कुछ नहीं, वो राजा है, जो चाहेगा वही होगा, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि जो प्रयाग का छठा समारोह होता है वो बाद में होता है, उससे पहले कनौज का समारोह हुआ रहता है, ठीक है। कनौज का समारोह जो है वो बौद्ध समारोह होता है जिसमें महायान को बढ़ावा देने के लिए, जो महायान शाखा होती है उसको बढ़ावा देने के लिए यह समारोह किया जाता है और इसकी अध्यक्षता वेनसांग करता है। और इस समारोह को, इस बौद्ध सम्मेलन को 5वीं बौद्ध संगीति भी कहा जाता है, इसके नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसी के बाद वेनसांग अपने देश वापस जाने के लिए कहता है हर्षवर्धन से, तो हर्षवर्धन बड़ा बखान करता है इस प्रयागराज के समारोह का, ठीक है। मतलब क्या है? महामोक्ष परिषद का बहुत बखान करता है। तो वेनसांग कहता है ठीक है, इसको देख कर जाते हैं, तो बड़ा खुशी के मारे इसको ही अध्यक्षता दे देता है। इसीलिए जो ब्राह्मण लोग होते हैं हर्षवर्धन का विरोध कर देते हैं।
चलिए उतना तो हम लोग पढ़ लिए। अब देखते हैं कि हर्षवर्धन के समय बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि चोर डाकू बहुत इसके काल में थे और हमेशा डर बना रहता था, मतलब चोरी चमारी फुल थी एकदम, अच्छा खासा चोरी चमारी होती थी हर्षवर्धन काल में, ठीक है। इसके बाद इसने अपनी जो सांस्कृतिक राजधानी थी उसको वो मथुरा को बना दिया था। और मथुरा किस लिए फेमस था, तो सूती वस्त्र, जो सूती वस्त्र का व्यापार होता था उसके लिए काफ़ी जाना जाता था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हर्ष के काल में समाज भी, जो समाज था वो वर्णाश्रम पर आधारित था, जिसमें कि 4 वर्ण होते हैं, वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। लेकिन इसमें जो वैश्य और शूद्र की स्थिति थी काफ़ी सुधार हुआ था हर्षवर्धन काल में, ठीक है, क्योंकि हर्ष खुद ही एक वैश्य जाति का था। अब हम लोग देख लेते हैं इसके आर्थिक दशा के बारे में। तो कृषि जनता का मुख्य आधार था जीविकोपार्जन का, यानी उनके जीवन यापन के लिए कृषि एक मुख्य व्यवसाय थी। उसके बाद जो भूमि ब्राह्मणों को दान दी जाती थी उसे ब्रह्मदेह कहा जाता था। आपको हम बता दें गुप्त काल में ब्राह्मणों को दान दी जाने वाली जो भूमि थी उसको अग्रहार कहते थे, और इसमें क्या है, ब्रह्मदेह कहा जा रहा है। अब इसे ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। अब व्यापार के लिए जो बंदरगाह थे उसमें पूर्वी भारत का ताम्रलिपि बड़ा फेमस था और पश्चिमी भारत का भड़ौच। और बता दें कि इनके जो व्यापारिक संबंध थे उसमें चीन तथा पूर्व द्वीप समूहों के जो देश थे उनके साथ हर्षवर्धन काल में उनके देश, हर्षवर्धन काल का जो था उसमें बहुत अच्छा संबंध था चीन और पूर्वी द्वीप के समूह का। अब देख लेते हैं कि इसका शिक्षा क्या है, शिक्षा व्यवस्था का क्या स्तर था। तो हर्षवर्धन स्वयं एक उच्च कोटि का विद्वान होता है, ठीक है, वो एक बड़ा साहित्यकार भी होता है, रचनाएं भी करता है। तो जाहिर सी बात है कि इसके काल में शिक्षा का स्तर बढ़िया होगा। तो इसके काल में साहित्य एवं शिक्षा की उन्नति के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन मिलता है। ये खुद एक पढ़ा लिखा बढ़िया शासक होता है, तो ये पूर्ण रूप से विस्तार कराता है शिक्षा और साहित्य का। और बता दें इसके काल में स्कूल वगैरह विहार वगैरह खुले रहते हैं और जगह जगह वाद विवाद के लिए संगोष्ठियाँ भी आयोजित की जाती थी। अब इस तरह से हम लोग हर्षवर्धन के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ना कि हर्षवर्धन के शुरुआती जीवन के बारे में, इसके विदेशी विवरण के बारे में, इसकी युद्ध नीति पढ़ लिए, इसके सामाजिक आर्थिक जीवन में, इसके साहित्य के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में पढ़ लिए, है ना। अब बता दें जब हर्ष की मृत्यु हो जाती है, अब इसके बाद जब हर्ष की मृत्यु हो जाती है तो वर्धन काल में कोई उत्तराधिकारी नहीं रह जाता है हर्षवर्धन के बाद। उसका कोई पुत्र रहता नहीं है। तो उसकी मृत्यु के बाद जो अन्य शासक होते हैं, अन्य साम्राज्य के शासक, वो गिद्ध दृष्टि की तरह एकदम निगाह बना के बैठे रहते हैं, कहाँ, इधर लूटपाट मचाने के लिए, इधर हर्षवर्धन के साम्राज्य में। जैसे इसकी मृत्यु होती है वैसे आपको हम बता रहे हैं कि इधर से प्रतिहार लोग अपना कब्जा करने के लिए आते हैं, इधर से राष्ट्रकूट जाते हैं, और इधर से पाल वंश, वही शशांक खानदान के समय पाल वंश, ये लोग जाते हैं। और ये मतलब इधर से 3 लोग एक ही जगह कूद पड़ते हैं हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, अपना आक्रमण करते हैं अपने हिस्से में लेने के लिए, ठीक है। और यही तीनों जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, त्रिपक्षी संघर्ष के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। यहाँ आप लोग, तब हम बता दें कि हम लोग अब हर्षवर्धन के बारे में पढ़ चुके हैं पूरी तरह से। धन्यवाद।